हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गोल्डन कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज से हम लोग पूरी तरीके से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री की सीरीज़। ठीक है, तो हिस्ट्री की सीरीज़ में देखिए अभी हम लोग क्लास 6 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आने वाले कल में जो 6 से लेकर 12 तक का जो हिस्ट्री होगा वो सारे का सारा प्लेलिस्ट में पड़ा होगा। आप लोग डेली का डेली देखिए, और साथ में जो भी क्लास 6 से लेकर 12 तक सिर्फ और हिस्ट्री नहीं, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, इन सारे चीज़ों को हम लोग बारी बारी से कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए और बारी बारी से डेली का डेली जो लेक्चर अपलोड हो रहा है उसे देखते रहिए। और लेक्चर से संबंधित कोई भी समस्याएं हैं नीचे आप कमेंट करते रहिए, और साथ में हमारे इस चैनल को देखिए सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, और सब्सक्राइब भी करें, इस वीडियो को शेयर भी करें, और साथ में यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप को, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन हमारा ज़रूर करें। पीडीएफ के रिगार्डिंग आप लोग पूरी हेल्प की जाएगी। तो आइए हम लोग बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 1 है हमारा पे। ठीक है, जो अध्याय 1 है यहाँ पे क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो देखिए ये जो चैप्टर है पूरी तरीके से डिफाइन कर दे रहा है कि यहाँ पे हम लोग सीखने वाले क्या हैं। तो देखिए जब भी हिस्ट्री आप लोग पढ़िए कम से कम इतना तो देखिए कि क्या है वो। ठीक है, कब हुआ है, कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है। देखिए तो भले ही इसे आप हिस्ट्री देखेंगे, लेकिन इस तरह का जब चीज़ें आती होगी तो ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को कि साइंस की चीज़ें हैं। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे हिस्ट्री का जो पढ़ने का जो हमारा अप्रोच है पूरी तरीके से साइंटिफिक होना ही चाहिए, और उसी साइंटिफिक को आधार मान के हम लोग पूरी तरीके से हिस्ट्री का स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक लड़की यहाँ पे रसीदा है, यहाँ पे एक दिन क्या कर रही है कि अखबार पढ़ रही है। ठीक है, अखबार पढ़ रही है और अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी कि 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। तो वाकई में ऐसा होता है। ठीक है, क्योंकि जब उस जो हम 6 क्लास की जो अवस्था होती है, ठीक है, उस समय यही सारी चीज़ें बहुत सारी दिमाग में घूमने लगती है। कुछ समय पहले क्या होगा, अभी जो पेपर में आ रहा है 2 दिन 4 दिन पहले न्यूज़पेपर हो गया, और फिर अभी सारी जो बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी आ गई उसके माध्यम से हम लोग जान सकते हैं। लेकिन 100 साल पहले उस समय क्या था क्या नहीं था हमें कुछ पता नहीं है। तो आइए हम लोग जाने कि इसका पता कैसे लगाएं। तो जैसा मैंने अभी जस्ट आप लोग बताया कि यह जानने के लिए कल क्या हुआ था, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं, या फिर अखबार पढ़ सकते हैं। साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था, यहाँ पे किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जो उस समय की स्मृति हो। ठीक है, जो हमसे बड़े हैं उम्र में, उनसे हम लोग पूरी तरीके से पूछ सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन जब बात आए कि लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, मान लीजिए कि उस समय रेडियो भी नहीं था, ठीक है, अखबार भी नहीं था, और 100 साल तक तो आज के समय में कोई आदमी भी जिंदा नहीं रह सकता है, तो फिर बताने वाला कौन होगा। यहीं से हिस्ट्री हमारी शुरू हो जाती है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि अतीत के बारे में हम लोग कुछ भी जान सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और जानने का जो माध्यम होता है बहुत सारे हमारे पास स्रोत हैं। प्रत्यक्ष जानकारी तो हमें नहीं मिलती है, लेकिन इतनी हमें ज़रूर पता लग जाती है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई है। ठीक है, और आगे चल के कैसे कैसे इन सारी चीज़ों का प्रोग्रेस हुआ है। अभी जो हम लोग इस 21वीं सदी में खड़े हैं, क्या ये यहीं से शुरू हुआ है या इसका आधार बहुत पहले रख दिया गया है। तो इन्हीं सारे के बारे में यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं कि अतीत के बारे में कुछ जाना जा सकता है। जैसे कि हम लोग क्या खाते थे, ठीक है, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, हम आकेटकों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारिक, ठीक है, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों, या फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में क्या जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये सारी जो बातें हैं देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे जो भी बात यहाँ पे की जा रही है कि उस समय किन किन चीज़ों को माध्यम से बच्चे खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे। देखिए बिल्कुल ये सिंपल चीज़ें यहाँ पे जो हर किसी के मन में आता ही आता है। तो ये देखिए इन सारी चीज़ों का लोग हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे कि कुछ ना कुछ पता लगाने के लिए कुछ कुछ यहाँ पे माध्यम होता है। लोग रहते कहाँ थे, ठीक है, जिस तरह हम लोग आज रह रहे हैं, क्या ये उस समय वाकई में इतना विशाल था। ठीक है, इस तरह का जो विकसित अवस्था थी, डेवलपमेंट जो अवस्था थी उस समय भी थी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में देखिए यहाँ पे जो बात की जा रही है, जैसे कि यहाँ पे कुछ मैप के माध्यम से कि नर्मदा नदी का पता लगाइए, नीचे आप लोगों को मैप दिख जाएगा। और नर्मदा नदी के आसपास यहाँ बात की जा रही है कि आसपास यहाँ पे
कुशल संग्राहक लोग रहते थे, ठीक है। इसी तट के आसपास यहाँ पे जो रहते थे, जो भी अपना जो आवश्यकताएं थी, ठीक है, फल मूंद कंद, इन सबों के माध्यम से वो पूरा करते थे। साथ में शिकार भी करते थे। उस समय जनजातीय प्रणाली से युक्त थे, तो शिकार तो करेंगे करेंगे। तो यही सब माध्यम बताया जा रहा है आप लोगों के यहाँ पे। और उसी तरीके से बात की जा रही है कि उत्तर पश्चिम की जो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ, बिल्कुल ये देखिए पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान का जो किनारा का जो क्षेत्र है, बॉर्डर वाला जो क्षेत्र है, उनके बीच से ये पहाड़ियाँ कहीं न कहीं निकली हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले यहाँ पे गेहूँ जौ की फसलों को उपजाना आरंभ किया था। और साथ में यहाँ पे जो भी है भेड़ बकरी गैर, ठीक है, यहाँ पे गाय बैल, ठीक है, पशुओं को पालतू बनाना, ये सब यहीं पे यहाँ पे दिखाई देती है। और साथ में यहाँ पे उत्तर पूर्व में यहाँ पे गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों को बात की जा रही है कि यहाँ पे भी कृषि का काफ़ी यहाँ पे विकास हुआ था। और अभी भी देखिए यहाँ पे चावल पहले से उपजाया जा रहा है, अभी भी वहाँ अच्छी खासी उपजाई जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये किरथर पहाड़ियाँ, ये है सुलेमान की पहाड़ियाँ, जैसे मैंने बताया पूरी तरीके से देखिए पाकिस्तान का बॉर्डर है ही, और इधर जस्ट अफ़गानिस्तान हो जाएगा। और उसी तरीके से हम लोग बात की अभी, देखिए यहाँ पे जो विंध्य पर्वत है, यहाँ पे नर्मदा नदी, इसके किनारे भी बात की जा रही है, जो कि ये जो मध्य प्रदेश का इलाका है, काफ़ी ये एक जंगल, ठीक है, उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाका है। और उसी तरीके से इधर जो बात की गई है, ठीक है, इस जो ये जो म्यांमार और जो उत्तर भारत का जो इलाका है, पूरी तरीके से देख सकते हैं आपकी गारो तथा मध्य भारत में भी विंध्य की पहाड़ियाँ हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गारो की पहाड़ियाँ आप फहरा है, ठीक है। गारो खासी जयंतिया आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो यहीं पे पूरे तरीके से लगा है गारो खासी जयंतिया, इसी मेघालय के क्षेत्र में। और सबसे अधिक जो वर्षा होती है इन्हीं पहाड़ों में भी होती है पूरे भारत में। अब आइए हम लोग नीचे देखते हैं यहाँ पे कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाइए। तो देखिए बिल्कुल बेसिक चीज़ है आप लोगों को, ठीक है, धीरे धीरे आप लोगों को मैं बताते चलूँगा सारी चीज़ों को। तो सिंधु और सहायक नदी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो गंगा नदी यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। और ऊपर जो सिंधु की जो देखिए सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, 5 नदियाँ यहाँ पे झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी, ब्यास नदी, ये पूरी इसकी सहायक नदियाँ हैं। और पाकिस्तान से आने वाली, अफ़गानिस्तान से आने वाली काबुल जो नदी है, ये भी उसकी सहायक नदी है। और भी बाकी इधर से छोटी छोटी नदियाँ आके मिलती रहती है। तो पूरी तरीके से देखिए जो मेन नदी का जो भाग है, ठीक है, उसमें जो भी नदियाँ प्रवाहित होती है मेन नदी में, वही पूरी तरीके से वो सहायक नदी होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। और जो भी ये क्षेत्र है, देखिए जो क्षेत्र में आप लोग बार बार दिखा रहा हूँ, यहाँ पे पूरी तरीके से पूरी जो सिविलाइजेशन का जो जड़ है, नागरिक सभ्यता का जो जड़ है, यही क्षेत्रों में हुआ है। यहाँ पे क्यों हुआ है, देखिए अब नदी है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी फसल उपजाने में कोई समस्या नहीं है। आसानी से इन क्षेत्रों में जो हड़प्पा सिविलाइजेशन हम लोग देखेंगे आगे कि कहीं न कहीं इन्हीं सारे क्षेत्रों में पूरा गढ़ बना हुआ है। आगे चल के जो वैदिक लोग आएंगे, ठीक है, इन्हीं क्षेत्रों में बसते जाएंगे और धीरे धीरे पूरे भारत में बसते जाएंगे। तो फिलहाल आइए और देखते हैं हम लोग क्या क्या है। गंगा तथा इसकी सहायक सोन नदी, तो आप यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं कि ये गंगा नदी है और यहाँ पे सोन नदी, अमरकंटक की पहाड़ियाँ है, इसी से नर्मदा नदी भी निकल जाती है और इसी से सोन नदी भी निकल जाती है। अब नीचे देखिए हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि इसी गंगा और इसकी सहायक नदी के आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पे, ठीक है, पूरी तरीके से देखिए मगध जो साम्राज्य है इन्हीं क्षेत्रों में पूरी तरीके से बसा हुआ था, ठीक है। सोन नदी, गंगा नदी का जो अपवाह क्षेत्र है बहुत ही विशाल, ठीक है, हम लोग देखेंगे आगे कि काफ़ी जो उसकी समृद्धि का जो आधार था, उसकी जियोग्राफिकल जो लोकेशन था, भौगोलिक अवस्थिति था, जिसकी वजह से बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो यहाँ पे बहुत सारे आरंभिक जो नगर थे, ठीक है, फले फूले भी। और गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का पूरी तरीके से लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा वो ईसा यहाँ पे बात की जा रही है वर्ष पूर्व हुआ। तो अभी से आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है, जो ऐसा कि मैं आप लोगों को जस्ट बताने वाला हूँ। तो मान लीजिए कि अभी 2021 चल रहा है, ठीक है, और ये चल रहा है 6ठी शताब्दी बीसी में चल रहा है। ध्यान रखिएगा 6ठी शताब्दी बीसी के आसपास यहाँ पे जो मगध साम्राज्य का जो विकास हो गया है, ठीक है, तो 500 से 600 साल इधर मान लीजिए और 2000 अभी चल रहा है, इसीलिए यहाँ पे दिया है 2500 साल, ठीक है। दोनों को कर देंगे तो 2500 से 2600 के आसपास आ जाएगा।
अब नेक्स्ट हम लोग अब बात करने वाले हैं यहाँ पे कि लोगों ने सदैव उपमहाद्वीपों से एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे कारण हैं, ठीक है। लोगों को जाना है, बसना है, वहाँ पे भोजन की तलाश है। इन सारे गतिविधियों को लेकर लोग एक दूसरे से स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते हैं। तो देख सकते हैं कि कभी हिमालय जैसे ऊंची पर्वतों को होके, पहाड़ियों को होके, रेगिस्तान हो गया, नदी हो गया, समुद्र हो गया, इन सब के माध्यम से जोखिम उठा के वे यात्रा करने के लिए तैयार होते थे। और बहुत उसके पीछे जो कारण है कहीं न कहीं यहाँ पे देखिए, एक तो लोग जाते थे अपने भोजन की तलाश में, लेकिन भोजन के साथ साथ अब एक जगह से दूसरे जगह वे लोग जा रहे हैं। सपोज करिए कि आप जा रहे हैं, ठीक है। अभी आप मान लीजिए दिल्ली के हैं, और दिल्ली से अगर आप बिहार जाएंगे तो बिहारियों से जब मिलेंगे तो कुछ आप उन्हें भी सिखा देंगे, कुछ उनके भी बारे में जान लेंगे। तो विचारों का जो आदान प्रदान होता है, देखिए इन सारे चीज़ों के माध्यम से एक दूसरे से, ठीक है, जगह आने जाने से ही होता है। और इसी से क्या हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं कि रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता वक्त भी यहाँ पे पूरी तरीके से लोग यात्रा करते थे। और इन सभी यात्राओं से लोग एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर भी मिला। और आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, ठीक है। तो आज भी यात्राएं देखिए, जो प्रवसन होता है, ठीक है, कई तरह का प्रवसन होता है। कितने लोग धन कमाने के लिए जाते हैं, कितने लोग मान लीजिए कि पहाड़ी वाले क्षेत्रों पे, वहाँ पे लाइफ आसान नहीं होता है, तो वहाँ से लोग निकल के चले जाते हैं। तो यात्राओं का यहाँ पे मतलब ही है यहाँ पे पूरी तरीके से कि जो भी यहाँ पे पहाड़ियाँ है, पर्वत हो गया, समुद्र हो गया, इस महाद्वीप की जो प्राकृतिक सीमा का जो निर्माण करते हैं, जैसे भारत का जो है यहाँ पे, ठीक है, देखेंगे इस तरह का जो मैप है यहाँ पे, थोड़ा सा आप इसे ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी देखिए इधर इधर जाएंगे, पूरा हिमालय खड़ा है, ठीक है, हिमालय एकदम पूरा लगा हुआ इन सारे क्षेत्रों में। और हिमालय की वजह से यहाँ पे पूरी तरीके से प्राकृतिक एक बाउंड्री भी हमें दिखाई देती है। और इधर जाएंगे हिंदुकुश की पहाड़ियाँ, ऊपर जाएंगे पामीर की पहाड़ियाँ, आगे मैं ज्योग्राफी में सब आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तो फिर बात की जा रही है कि हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं ना, इतना विज्ञान था नहीं, ना रेलवे था, ना एरोप्लेन था कि वे लोग इन ऊंचाई को पूरी तरीके से छू सकें। समुद्र में जाना है तो इन गहरे समुद्रों को पार कर सकें। और इसीलिए कहा जा रहा है कि लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को, लोग आए जाए इस महाद्वीप से उस महाद्वीप तक, ठीक है, इसके वजह से बहुत सारे यहाँ पे जो चीज़ें हमें देखने के लिए भी मिली। और बात की जा रही है यहाँ पे कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीकों के बारे में दूसरे के विचारों को जानते गए। अब आइए हम लोग बात करते हैं, कुछ देशों के नाम हम लोग जान लेते हैं। तो पहला यहाँ पे अपने देश के लिए जो हमारा भारत देश है, पहले देखिए इसको इंडिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग सोचिए कि कौन किया होगा सबसे पहले, ठीक है। तो इसका जो मतलब निकल के आया है, इंडिया शब्द इंडस से निकल के आया है, क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे कि जो यूनानी लोग आते हैं वो जो सिंधु नदी होती है, उस सिंधु नदी को पार करके आते हैं। जैसे जो क्षेत्र पाकिस्तान में है, अब उसका अफवाह तंत्र सबसे अधिक है, उस क्षेत्र को सिंधु नदी को वे लोग सिंधु पूरी तरीके से बोल नहीं पाते थे, इंडस इंडस बोलते थे, और उसी नाम की वजह से इंडिया नाम पड़ गया। और आप एटलस में बात की जा रही है कि ईरान और यूनान का पता लगाओ, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे अगर ये देखेंगे तो ये ईरान हो जाएगा, और बिल्कुल ही मेडिटेरियन सी में इधर जाएंगे, ठीक है, तो यहीं पे आपको यूनान भी मिल जाएगा, जहाँ से सिकंदर आया हुआ था। और लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंध अथवा हिंदोस अथवा इंदोस, ठीक है ना, वही है जो हिंदोस इंदोस जो बात की जा रही है, वहीं सिंधु नदी की बात की जा रही है यहाँ पे। इसी नदी को क्रॉस करके इन लोगों ने प्रवेश भी किया हुआ था। और आप देख सकते हैं कि इसकी कृति जो ऋग्वेद में भी मिलती है कि कैसे जो ये लोग आए हुए थे, ठीक है। और अब बात की जा रही है कि हम लोग जो ये बातें कर रहे हैं हम लोग कैसे जान रहे हैं, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा एक तरीके से चीज़ है कि ये सब बातें काफ़ी 100, 2500, 3500, 3000 वर्ष पहले हो चुकी हैं। तो हम पता कैसे लगा रहे हैं, देखिए इसके लिए बहुत ही सिंपल है यहाँ पे, क्योंकि देखिए उस समय आज की तरह तो विज्ञान इतना विकसित नहीं था, ठीक है, लेकिन जो भी समृद्धि थी उस समय की, जैसे कि बहुत सारे चीज़ों को क्या करते थे कि वे लोग लिख लेते थे। अभिलेख हो गया, पांडुलिपि हो गया, जिससे यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे पांडुलिपि की, ठीक है। तो
इसमें क्या होता है कि एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है, और ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इसे पांडुलिपि कहा जाता है। और अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला जो चीज़ है यहाँ पे शब्द है मैन्यूस्क्रिप्ट। इसको लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ है हाथ से निकला हुआ, ध्यान रखिएगा, जिसे हाथ से लिखा जाता है। और ये पांडुलिपियाँ उस समय तो आज की तरह कपास तो था नहीं, ठीक है, लेकिन ये लोग क्या करते थे, ताड़पत्रों में, ध्यान रखिएगा, जो हिमालय के क्षेत्रों में वहाँ पे अधिक बड़े बड़े ताड़पत्र मिलते हैं, उन्हीं ताड़पत्रों के कहा जा रहा है कि पेड़ की छालों से विशेष तरीके से भोजपत्र तैयार करके ये लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, कि एक जो अवशेष मिला हुआ है भोजपत्र का, लेकिन इसमें समस्या क्या है यहाँ पे कि बहुत लंबे समय तक चलता नहीं है, दब गया है या फिर कीड़े मकोड़े खा गए हैं, ठीक है, बहुत सारी यहाँ पे समस्याएं हैं जिसकी वजह से अपने मूल रूप में नहीं मिल पाई है हमें, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ न कुछ इसके बारे में हमें जानकारी मिलती ही है। तो जिससे बात की जा रही है कि इतने वर्षों में कई पांडुलिपियों को कीड़े ने खा लिया था तथा कुछ को नष्ट कर दिया था, फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है। और प्रायः ये पांडुलिपियाँ जैसे मंदिरों हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, बुद्ध धर्म से संबंधित मैं आप लोग बताऊंगा बिहार क्या होता है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन मीन्स उस समय के जो भी गतिविधियाँ हो रही थी, जैसे आज के समय में लोग बायोग्राफी लिखते हैं, ठीक है, या फिर राजनीतिक, सामाजिक, इन सब के बारे में देखिए कितने सारे लेखक आ गए हैं। तो उसी तरह उस समय भी लिखे जाते थे, ठीक है, लेकिन उतने साधन नहीं थे, लेकिन फिर भी अपने सीमित साधनों के आधार पे उस पूरे चीज़ों को क्या करते थे, वे लिखते थे। और इनमें जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है, कि कई प्रकार के जो चीज़ें यहाँ पे राजाओं के जीवन, औषधियाँ, विज्ञान, इन सारे चीज़ों के बारे में हमें चर्चा मिलती है। और भाषा का देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि कई संस्कृत भाषा में लिखे हुए मिलते हैं और अन्य प्राकृत और तमिल में भी है। और प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, ठीक है, उसमें दो भाषा थी, प्राकृत भाषा और पाली। तो प्राकृत भाषा जनसाधारण की भाषा थी, और पाली जो भाषा थी जिसे कि बड़े जो घराने की भाषा थी, आप कह सकते हैं अमीर वर्गों की भाषा थी, जो जिसे सब कोई बोल नहीं पाता था, विद्वान लोग ही उसे बोल पाते थे। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे अभिलेखों की, ध्यान रखिएगा। देखते हैं कि अब ये अभिलेख होते क्या हैं। तो देख सकते हैं कि अभिलेख का अध्ययन यहाँ पे कर सकते हैं ऐसे लेख, पत्थर अथवा धातु, जैसे कि आप लोग घूमे होंगे, बहुत सारे किला वगैरह घूमे होंगे, ठीक है, उसमें पुराने जो चीज़ देखिए जो निकाल के रखे हैं, फिर जो पुराना ही किला है उसमें बहुत सारी आप देखिएगा लिखाई हुई होती है, ठीक है। तो वही है कि अगर उसमें आप लिख देते हैं, पत्थरों में लिख देने से क्या होगा, जल्दी मिटेगा नहीं, और जल्दी मिटेगा नहीं तो कितने साल तक, कितने हज़ार साल तक कुछ रह सकता है। तो इसमें राजा रानियों हो गया, इन सारी चीज़ों का जो चीज़ मिला हुआ है, ठीक है, बातें मिला हुआ है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2250 वर्ष पुराना जो अभिलेख वर्तमान में जो अफ़गानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है, यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखा गया था यहाँ पे। तो वही है मौर्यकालीन जो शासक अशोक, उसके बारे में भी आगे चल के हम लोग देखेंगे। 8वीं क्लास में यहाँ पे बात की जा रही है कि 8वीं क्लास में हम लोग पूरी तरीके से डिटेल के बारे में देखेंगे। अब देखिए इतनी महीन काम होती है, इसको एक एक अक्षरों को लिखा जाता है, यहाँ पे बहुत ही इसमें दक्षता की ज़रूरत होती है। या स्पष्ट नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं पत्थर है यहाँ पे, ठीक है, पत्थर है, चट्टान है, देखिए इनमें किस तरह का उत्कीर्ण किया गया है, लिखावट किया गया है। आप सोचिए इतना आसान थोड़े है इसमें कि कोई आप पेन चला दीजिए लिखा गया, इसमें इन पत्थरों को तोड़ना पड़ता है, सांचा बनाना पड़ता है, ठीक है, और एक एक अपने मेहनत के माध्यम से एक एक चीज़ों को लिखना पड़ता है। तो देखिए क्या आप बता सकते हैं कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के लिए, ठीक है, क्या लाभ थे, ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आती थी। तो देखिए अब लाभ यहाँ पे जो बात की जा रही है कि देखिए ये सब क्यों करते थे, ताकि लंबे समय तक उस चीज़ को याद रखा जाए और उस चीज़ को माने भी। जैसे कि आज के समय में कंप्यूटराइज्ड युग है, हमारा संविधान बना हुआ है, उससे क्यों, उससे संचालित होने के लिए। तो इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे जो अभिलेखों को लोगों को बताया जा रहा है कि जो भी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे, जो भी उस समय के बारे में, जो राजनीति के बारे में, सामाजिक के बारे में, आर्थिक जीवनों के बारे में यहाँ पे पूरी तरीके से बताया जा रहा है। तो यहाँ पे पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं, और वे औजारों, हथियारों, बर्तन, आभूषणों और भी यहाँ पे
कई जो सिक्के की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। तो देखिए, अब जो भी पुरातत्वविद होते हैं, जो इन सारी चीज़ों को अध्ययन करते हैं, जिनको इंटरेस्ट है, ठीक है, एक विषय ही होता है, ध्यान रखिएगा, आर्कियोलॉजिक, ठीक है, आर्कियोलॉजिक बोलते हैं इन्हें, आर्कियोलॉजिक, ठीक है। तो इनका सब्जेक्ट ही यही होता है, पूरी तरीके से पुरानी चीज़ों को गहन जो तरीके से आप कह सकते हैं कि अध्ययन करते हैं, छानबीन करते हैं, ठीक है, खुदाई करते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल खुदाई होती है, वर्टिकल खुदाई होती है, और उसके माध्यम से पुराने चीज़ जो दब गए हैं, ठीक है, बहुत सारे कारणों की वजह से जो पृथ्वी के नीचे दब गए हैं, यहाँ पे खुदाई कर कर के निकालते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि ये टूटा हुआ है, देखिए यहाँ पे इसको चिपका दिया गया है, ऐसा लग रहा है, ठीक है, तो काफ़ी पुराना दिख रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कुछ यहाँ पे जो पुरातात्विक जो चीज़ है दिखाई दे रहा है। और इसमें जो देखिए सिक्के की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते ही रहते हैं वो लोग, जैसे मैंने अभी बताया। और इसमें से कुछ पत्थर, पक्की मिट्टी तथा धातु की बनी हो सकती है, और ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट नहीं होने वाले। सोचिए, पत्थर है, जो धातु की चीज़ें बनने वाली, वो गल थोड़े जाएंगी, यहाँ पे लंबे समय तक रहेंगी ही रहेंगी। और इसके अलावा उस समय जो भी अवशेष हैं, जो जैसे कि जानवर हैं, ठीक है, चिड़िया है, मछली की जो भी हड्डियां हैं, उसको क्या करते हैं कि लोग देख के, आज का जो विज्ञान काफ़ी एक तरीके से समृद्ध हो चुका है, तो आसानी से उसकी लाइफ को कितना समय पहले हुआ था, ठीक है, कार्बन 14 का लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, कार्बन 14 का टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पूरी तरीके से उसके आयु ही बता देते हैं कि कितने 100 साल पहले, ठीक है, पहले हुआ होगा, कितने समय पहले हुआ होगा। अब बात की जा रही है कि क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। देखिए, अब कपड़े अब की जो बात की जा रही है यहाँ पे, सोचिए कि कपड़ा अगर आप क्या हो जाएगा, नीचे दफना देंगे, छोड़ देंगे, तो जल्दी रहेगा नहीं, सड़ जाएगा। लेकिन आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जो पांडुलिपियाँ अभिलेखों तथा पूर्वोत्तर से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो यही जो स्रोत है, ठीक है, इन्हीं स्रोतों को दो भागों में बांट देते हैं, एक पुरातत्व, ठीक है, पुरातत्व, और दूसरा होता है यहाँ पे साहित्यिक, ठीक है। तो साहित्यिक में ध्यान रखिएगा, जो भी यहाँ पे ग्रंथ वगैरह है, ठीक है, उपनिषद, अरण्यक, ठीक है। पुरातत्व में जो भी यहाँ पे जैसे कि लेख हो गया, अभिलेख हो गया, सिक्के हो गया, ठीक है, बर्तन, मृद भांडे, सब क्या होते हैं, पुरातत्वविद होते हैं। तो यही कहा जा रहा है यहाँ पे कि इन्हीं स्रोतों के प्राप्त से ही यहाँ पे अतीत के बारे में, जैसे कि हम लोग आज के समय में मान लीजिए कि बर्तन है, खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, तो पहले भी कहीं न कहीं उसी बर्तन का जो विकसित रूप है आज के समय में दिखाई देता है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं कि वर्तमान के माध्यम से आप अतीत को पता लगा सकते हैं कि अगर बर्तन मिला था तो वे लोग क्या करते थे, क्योंकि उसी का विकसित रूप इस समय हम अपने समाज में देखते हैं, ठीक है। अब बात की जा रही है यहाँ पे अतीत एक या अनेक। देखिए, तो अब सबसे बड़ी बात है, अतीत एक या होगा या अनेक होगा। तो देखिए, अब इस शीर्षक का जैसे बताया जा रहा है कि हमारे अतीत पर ध्यान दिया गया है, और यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ध्यान रखिएगा, बहुवचन का मतलब ही है कि एक से अधिक, और ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया जाता है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए अतीत के अलग अलग मायने थे। अब सपोज करिए कि साउथ के लोग होंगे, ठीक है, साउथ के लोगों का अतीत क्या होगा, दूसरा होगा। उत्तर भारत के लोगों का अतीत क्या होगा, दूसरा होगा। प्रेजेंट में आप देख लीजिए, आपका अतीत कुछ और ही है, आपके दोस्तों का अतीत कुछ और ही है यहाँ पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखिए, कोई राजा के संबंध से बिलोंग करता है, ठीक, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत अधिक गरीब है, तो उनकी जो अतीत है, उनकी जो लाइफ स्टाइल है, उनके खाने पीने का, पहनने का, ये सब अंदाज क्या है, सब अलग अलग है। यही चीज़ें यहाँ पे हमें भी यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है कि उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारी का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था, जैसा कि मैंने अभी तक बताया। और बाकी भी वही चीज़ों के यहाँ पे मेंशन की जा रही है कि जैसे कि अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़ के करते थे, अभी भी लोग करते हैं, और शिकार करके फूल फल संग्रह प्राप्त करते हैं। और इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं, और इस तरह के भेद अतीत में भी पूरी तरीके से विद्यमान था। तो वही चीज़ है यहाँ पे, देखिए, चीज़ कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वहीं पे है, ठीक है। चीज़ों का यहाँ पे देखने का जो नज़रिया यहाँ पे बदल गया यहाँ पे, ठीक है। और इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है कि उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा करते हैं, और यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा
लड़ी जाने वाली जो भी लड़ाइयाँ वे क्या करते थे कि अभिलेखों के माध्यम से, ताम्रपत्रों के माध्यम से क्या करते थे, लिखवा देते थे, कि जिससे हम अभी जो इतिहास को लिखा गया है खासकर अंग्रेज़ों के समय में, उसके बारे में हम लोग पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि ये कैसे है, क्यों है, क्या है। और उसके अलावा शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषि अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे, तो उसके बारे में बहुत अवे हमें जानकारी भी प्राप्त होती नहीं थी। ये लोग खुद अपने क्या है भोजन के लाले पड़े हैं कि किस तरीके से हमारा जीवन चले, इतना उनको जानकारी भी नहीं है। राजा है तो राजा समृद्ध है, उसके पास संसाधन है, वो पूरी तरीके से वो इन सारी चीज़ों को लिखवाते रहता था। अब आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे तिथियों का मतलब है। यहाँ पे देखिए तिथियों का मतलब में यहाँ पे बात की जा रही है कि आप लोग लगाते ही हैं, ईसा पूर्व लगाते हैं, ठीक है, ईसा बाद लगाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ईसवी लगाते हैं। इस तरह का चीज़ें जो लगाया जाता है, इसका जो मतलब है यहाँ पे देखिए बेसिकली यहाँ बहुत ही सिंपल है। देखिए तिथि का जो काउंट होता है आप 0 मान लीजिए, ठीक है, 0 में मान लीजिए कि जो ईसा मसीह का जन्म हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो वही है ईसा मसीह का जो जन्म हुआ है 0 मान लीजिए, और 0 से इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा ईसा मसीह के बाद हुआ है, माने ईसा मसीह के जन्म के बाद, तो इसको ईसवी लिख देते हैं। और पहले अगर आएंगे तो ईसा पूर्व, माने ईसा के जन्म से पहले। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे सिंपल है यहाँ पे। तो यही बात की जा रही है कि वर्ष 2000 या इस तरह का कोई और वर्ष बताओ, और वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म की तिथि से जानी जाती है। और 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य यहाँ पे जो ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है, ध्यान रखिएगा। और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियाँ यहाँ पे ईसा पूर्व के नाम से जानी जाती है। और इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व का तिथि का क्या करेंगे, उल्लेख करेंगे। जैसे मैंने बताया कि 2500 साल पहले, 2500 साल पहले में सोचिए भी मात्र कितना चल रहा है, 2000 चल रहा है, 2000 मान लीजिए कि 19 चल रहा है, तो 2500 क्यों आ गया यहाँ पे। कारण यही है कि ईसा मसीह के पहले मान लीजिए कि 0 है ईसा मसीह का, और 6 साल पहले मान लीजिए कि मगध साम्राज्य का उदय हुआ था। तो 2000 इसे काउंट कर लीजिए और 600 इसे काउंट कर लीजिए, हो जाएगा टोटल 2500, ठीक है, 19 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2619 हो जाएगा। तो इतिहास में देखिए एग्जैक्ट 500, ठीक है, 50 या 100 सालों का बहुत ज़्यादा गैप नहीं माना जाता है। आगे मैं आप लोग बताऊँगा क्यों नहीं माना जाता है। बहुत सारे इसमें जो तिथि के मामले में बहुत सारी जो अंतर हमें देखने के लिए मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पे 2500 लिखा हुआ था। और जो भी हम लोग जैसे बताया जा रहा है कि पीछे की जो बात करेंगे टोटल को लेकर हम लोग बात करेंगे, ईसा पहले वाली और ईसा बाद वाली को टोटल को जोड़ के हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इतिहास और तिथियाँ बिल्कुल यहाँ पे सिंपल है, जिससे अंग्रेजी में BC का मतलब यहाँ पे, ठीक है, हिंदी में ईसा पूर्व, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बिफोर क्राइस्ट इसे बोलता जाता है, ठीक है। तो B से B, C से क्राइस्ट हो जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पे जो लिखते हैं हम लोग, जो प्रेजेंट में AD में लिखते हैं, देखिए यहाँ पे हिंदी में इसको क्या लिखते हैं, ईसवी में लिख पाते हैं। और इसीलिए कि एनो डोमिनी यहाँ पे लिखा जाता है, लैटिन शब्द है, और इसका मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो BC ध्यान रखिएगा बिफोर क्राइस्ट, और AD का मतलब होता है एडो डोमिनी, ठीक है। और कभी कभी अभी जो मॉडर्न युग आ गया इसमें क्या लिखा जाता है, CE तथा BC, ठीक है। तो C ध्यान रखिएगा सिंपल है यहाँ पे कि C अक्षर का प्रयोग कॉमन एरा, ठीक है, CE जो लिखते हैं हम लोग कॉमन एरा, और BCE का जो बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। तो वही है पहले और बाद के मतलब यहाँ पे सिंपल, और कुछ नहीं इसमें। और इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं कि विश्व के अधिकांश देशों में अब कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। तो ध्यान रखिएगा ईसवी को जो हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, ईसवी को क्या लिख देते हैं, BC भी लिख देते हैं, ठीक है। और इसको क्या क्या लिख देते हैं, BCE भी लिख देते हैं, BCE बिफोर कॉमन ईरा। तो तीनों है ये ईसा मसीह के पहले का। बाद के में क्या लिख देते हैं, ईसवी, ठीक है, ईसवी, ठीक है। ईसा बाद ध्यान रखिएगा, ईसा बाद, ईसवी ईसा पूर्व यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और ईसा बाद यहाँ पे मान लीजिए कि AD आ गया, ठीक है, एडो डोमिनी। और दूसरा क्या आ गया, कॉमन एरा, ध्यान रखिएगा। तो इन सारे प्रयोग के माध्यम से हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। और कभी कभी अंग्रेज़ों के जो अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य होता है बिफोर
प्रेजेंट होता है, ठीक है। बिफोर प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट से जस्ट पहले, वर्तमान से बहुत जस्ट पहले है। तो जनरली BC AD आप लोग याद रखिएगा, सारा इतिहास पढ़ने में कोई समस्या नहीं होगी। अगर कुछ ध्यान नहीं है तो आप लोग ईसा पूर्व ध्यान रखिए और ईसा बाद ध्यान रखिए, कोई समस्या नहीं आएगी आप लोगों को। और अन्य में आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल है, कुछ होमवर्क के माध्यम से यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसा कि हमने पढ़ा, अभिलेख कठोर सतह पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे, ठीक है। जब तक कठोर सतह नहीं रहेगा उसका, सोचिए कि लंबे समय तक चल नहीं पाएगा, बारिश से सड़ जाएगा, ठीक है, धूप से बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो कठोर जो चट्टानी भाग होते थे जो लंबे समय तक चल जाते थे, उन्हीं पे उत्कीर्ण करवाया जाता था। तो कुछ इस तरह की संरचना मिली है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरह की जो उत्कीर्ण की जो संरचना मिल रही है, कहीं न कहीं हमें दिखा रही है कि इसी का जो विकसित रूप है हमारे समाज में मौजूद है। तो देखिए ये पूरी जो संरचना है कहीं न कहीं अभिलेखों में इस तरह की चीज़ें हमें दिखाई भी देती है। जैसे अशोक के अभिलेख में यहाँ पे जो 4 सिंहों वाली जो मूर्ति होती है, ठीक है, सारनाथ स्तंभ में हमें दिखाई देती है। और भी यहाँ पे जो भी चिन्ह है, प्रतीक है, अभिलेखों में बनी ही रहती है, जिसका प्रयोग आज के समय में किया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि मिस्र के उत्तर तट पर यहाँ पे नाम एक कस्बा है और यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर बात की जा रही है कि एक ही, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, एक ही लेख में 3 भिन्न भिन्न भाषाओं पे, लिपियों, यूनानी तथा मिस्र में प्रयोग किया गया है, ठीक है यहाँ पे। और कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते हैं और उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। तो पीटी के लिए इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कीजिएगा। और इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों को समानार्थक ध्वनियों की पहचान की है। तो आप इस तरह की चीज़ें हैं, देखिए, ठीक है, पहले की जो भी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। और उपयोगी शब्द इसे ध्यान रखिएगा, जैसे कि यात्रा हो गया, पांडुलिपि है, ठीक है, पहले को लोग बहुत यात्रा करते थे। पांडुलिपि जो ताड़पत्र वाला जो बात था यहाँ पे, अभिलेख है, ठीक है, कठोर सतहों पे, पुरातत्व, यही जो पुरानी जो चीज़ें हैं, ठीक है, सिक्के उक्के, इतिहासकार स्रोत हैं यहाँ पे, जो भी इतिहासकार इन्हीं स्रोतों को मान के लिखते थे। और अज्ञात लिपि का क्या करना, अर्थ निकालना, जो अभी भी कोशिश जारी है। जैसे हड़प्पा काल की लिपि को पढ़ा नहीं गया, लेकिन अनुमान किया जा रहा है कुछ क्या क्या उसके मायने हो सकते हैं, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। तो यहाँ पे देखिए अब टॉपिक हमारा कंप्लीट है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ यहाँ पे देखिए, जैसे कि कृषि का आरंभ देखिए 8000 ईसा वर्ष पहले हो चुका था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर यहाँ पे 47 वर्ष पूर्व एकदम बसे हुए थे, ठीक है। तो हड़प्पा ईसा मसीह से 2500 पहले माना जाता है। तो अभी 2000 ऑलरेडी चल रहा है, उसमें काउंट कर दीजिएगा तो इतना आ ही जाएगा जरूर यहाँ पे। तो जैसे ईसा मसीह के ईसवी, ठीक है ना, ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व की बात जो की जा रही है, ठीक है, 0 से लेकर कहाँ जाएंगे पीछे, अब जाएंगे 2700। तो यही हड़प्पा काल का माना जाता है समय। और अभी जो चल रहा है, कितना चल रहा है, 2000 मान लीजिए, 2019 मान लीजिए, ठीक है। टोटल जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 47 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। और गंगानगर घाटी, ठीक है, मगध का बड़ा जो राज्य यहाँ पे 2500 वर्ष, ठीक है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है। 0 से आप पीछे जाइए, 6ठी शताब्दी, ठीक है। और इधर आप जोड़ लीजिए 2019 काउंट कर लेंगे, 2018 काउंट कर लेंगे, तो 600 6ठी शताब्दी है यहाँ पे, मीन्स यहाँ पे 600 दोनों को काउंट कर लेंगे तो वहीं 2500-2600 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पूरी तरीके से काउंट इसे कर सकते हैं। तो नर्मदा नदी यहाँ पे सुमेलित करना है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, इसे आप कर सकते हैं कि गारो खासी पर जो पहाड़ियाँ हैं, सिंधु इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, गंगा घाटी यहाँ पे, इसे आप सुमेलित करके पूरी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा, होमवर्क है ये। और नीचे इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। अब आसानी से सारा टॉपिक कंप्लीट है। तो कल हम लोग दूसरा भी टॉपिक देखने वाले हैं, बिल्कुल इसी से हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। और जल्दी ही हम लोग, मुश्किल से 10-12 टॉपिक है, ठीक है, 2-3-4 दिन में से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, 4-5 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही लेक्चर को डेली डेली देखिए। पसंद आ रहा है तो दूसरों को भी शेयर करें, ताकि इस बेसिक चीज़ों का, खासकर जो UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें शुरू में पता नहीं होता है कि हमें क्या करना चाहिए, कहाँ से स्टार्टिंग लेनी चाहिए। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, उनको दीजिए, ठीक है, ताकि वे लोग भी जल्दी से जल्दी, ठीक है, अपनी तैयारी की प्रक्रिया को थोड़ा सा धार दे सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर, जय हिंद।